हेडिंग है समतल समतल अध्रुवित प्रकाश। भाई बता देंगे, मुझे ध्यान नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अध्रुवित, अरे गलत लिखा हुआ यार। समतल अध्रुवित कर देना, साइड में बना लेना अभी बाद में। देखो इधर, ऐसा प्रकाश जिसमें जो, सुनो इधर, ऐसा प्रकाश जिसके विद्युत वेक्टर जो होते हैं ना सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, ऊपर भी नीचे भी दाएं बाएं आसपास साइडों में सब में गति करते हैं, ऐसा प्रकाश समतल अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गई? एक लाइन में परिभाषा सुन लो, पीछे वालों वैसे उठा दियो ऊपर को, बेटा झुंझुना रख दो अंदर को, ये सुन लो परिभाषा क्या हो रही है। अब तुमसे कह रहा हूँ, हाँ मोबाइल जो होते हैं ना वो बाहर चलाया करो, यहाँ मत चलाया करो। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो उस टाइम पे मेरी ही सुना करो, बोलने के लिए मैं दूसरा टाइम देता हूँ अलग से। तो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर जो होते हैं वो सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, वो समतल अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। एग्जाम आने के चांस 50-50 है इसके, क्योंकि सिलेबस से निकल भी गया है और थोड़ा बहुत है भी, क्योंकि ऐसा मान के चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें पोलराइजेशन का जिक्र दिया है, तो इसलिए अभी इससे क्या होता था कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की 5 विधि पढ़ते हैं हम अब से आगे को। उसमें एक मेलस का नियम भी आता है, एक ब्रूस्टर का नियम आता, एक परावर्तन के द्वारा, एक अपवर्तन के द्वारा, एक द्विवर्णकता द्वारा। ये 5 विधियाँ थी, वो 5 विधि सिलेबस से निकाल दी गई हैं तुम्हारे। तो जो निकाल दिया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तो प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजेंगे तो वो अपवर्तन के द्वारा हम उसका पोलराइजेशन करते हैं, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा परावर्तन के द्वारा करते हैं। तीसरा मेलस का नियम होता है, ब्रूस्टर का नियम होता है, और एक द्विवर्णकता होता है, टूरमैलिन क्रिस्टल से निकाल देते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो कल बताया था कि एक अगर जो कोई भी प्रकाश है, अगर हम उसे ऐसे किसी चीज़ से निकालें कि उसके सारे वेक्टर खत्म हो जाए, कोई से एक वेक्टर बचे बस ऊपर और नीचे वाले, तो ऐसा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ये अध्रुवित प्रकाश है। तो इसके बारे में हिंदी में लिखने इसकी परिभाषा 1 नंबर में आएगी। तो वे प्रकाश जिसके विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, जिसके विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, समतल अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। चित्र बना लो जल्दी। इसके बाद हेडिंग है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता दिखाई दे रहा है पीछे वालों को? हेडिंग इतना छोटा तो नहीं है? सही है। बस देखो भाई जरा इधर देखो, विभेदन क्षमता क्या होती है? अरे सुनो, प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, ठीक है, दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। हेडिंग है विभेदन क्षमता द्वारा। तो विभेदन प्रकाशिक यंत्र द्वारा अगर कोई वो विभेदन क्षमता है।
अब जरा पीछे वाले खास तौर पर बताएंगे, पीछे वाले बताएंगे। हाँ, कोई झूठ नहीं बोलेगा। कितनी रेखाएं हैं? दो ज़्यादा हैं? दो हैं। कितनी है? अरे नहीं, उसे ऐसे मत गिनना, बस इसी की बात कर रहे हैं हम। अब भी दो ही हैं? लाने पूरे तो होते हैं। चलो ठीक है। अरे आगे वालों को तो सब दिखाई देगा, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मानव नेत्र है ना वो भी प्रकाश की यंत्र है एक, ठीक है ना, तो मैं उसी की बात बता रहा हूँ। ये रेखा जो है, अरे सुनो इधर, ये रेखाएं कहीं आपस में टच हो रही हैं? ये वाली हो रही हैं? कहीं हो रही हैं? हाय पीछे वालों, ध्यान से देख के बताना कि हल्का सा गैप है इसमें या नहीं है। बस नलायको आपका ना है बिल्कुल भी, आधा धुंधी पहले फिर आपका तो मैंने जानबूझ के तलाव पर ही बनाई है। अब सुनो इधर, जबरदस्ती तो कहना नहीं है, जिसे जैसे ही पता चले वो अपनी आंख खुद चेक कर सकता है। देखो इधर, इस पूरी रेखा में, इस वाली रेखा में जो है, ये वाली जो रेखा है, इसमें कहीं भी कोई भी गैप नहीं है, दो आपस में टच है, सिर्फ यहाँ आके हल्का सा गैप छोड़ा मैंने, दिखाई दे रहा है? इसमें जो है, यहाँ है गैप, यहाँ है गैप, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो देखो इधर, अगर तुम्हें इस रेखा के अंदर का गैप दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी आंख की विभेदन जो क्षमता है, क्षमता वो ठीक है। हाँ ठीक है। जब मनुष्य की आंख, देखो मनुष्य की आंख जो है, अरे सुन लो इधर, मेगापिक्सल की बात करें तो मनुष्य की आंख जो है वो 576 मेगापिक्सल में होती है, ठीक है जी। अब ठीक है, वो 576 का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा स्पष्ट वस्तु को देख लेती है, लेकिन उम्र के साथ साथ जो होती है ना वो, अब मेरी सुन लो, तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुमने जवाब दे दिया, बात खत्म। अब अगली बात चल रही है तो उस बात को सुन लो पहले। अब उसी चीज का बवंडर मत काट जाओ, उसे ढोल पीटते रहे मैं एक ओर से, वो बात खत्म हो गई। अब आगे की बात सुनो। आगे की बात यह है कि उम्र के साथ साथ जो है वो विभेदन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब कि अगर तुम्हें यहाँ से ये दोनों रेखाएं, अरे इसे छोड़ो, ये दोनों रेखाएं अगर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तुम्हें और दूर खड़ा कर दिया है, सड़क के पास वहाँ खड़ा कर दिया है, तो फिर ये दोनों रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, ये दोनों आपस में जुड़ो भी दिखाई देंगी। जैसे जैसे दूर दूर, या तो इनमें से या तो ये दिखाई नहीं देंगी या कोई एक आधी रेखा दिखाई देगी। इसे छोड़ो, इसकी बात करें, या जैसे इसमें तुम्हें गैप दिखाई दे रहा है तो ये दूर से तुम्हें एक ही रेखा दिखाई देगी, इनका गैप तुम ढूंढ नहीं पाओगे। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वस्तु के और नेत्र के बीच की, उनकी ये दूरी जो है ना, मतलब आंखों को, दो वस्तुओं को अलग अलग करने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। ये तुम्हारी नॉर्मल सी बात है कि इस टाइम तुम लोग जो है वो अभी दूर जाके तब तुम्हें दिखाई देगी, अब कुछ दिनों बाद, मतलब 40 साल बाद, 45 साल बाद यहाँ भी बैठे रहोगे ना तो भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, देखो, अरे सुनो, इसने बात क्या दी, सब हंस पड़े। टेक्निकल पॉसिबल है ऐसा? टेक्निकली पॉसिबल है? ये तो एक पोएम हो गई कि एक कभी हंसा रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है, सब हंस रहे हैं। लेकिन फिजिक्स पढ़ ले हो, और फिजिक्स में हंसी तब आनी चाहिए जब कोई हंसी वाली बात हो। टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो या तो ये पागल है जो हंस रहे, वो पागल है, उन दोनों में से कोई एक तो है, कोई एक तो है। हाँ तभी तो कह रहा हूँ। तो कोई आपस में लगे पड़े, आपस, वो उधर वाले अलग, इधर वाले अलग। अब तुम लोग, पता है, तुम लोग वो गधे हो कि जिसके ऊपर वजन रख दे तो भाई साहब वो आराम से काम करेगा, बिना बोले करेगा, और अगर वजन ना हो ना, खाली हो, तो हेरा ही काटेगा। वो ही आदमी हो। अभी लिखवाना शुरू कर दो ना भाई साहब, कुत्तों की तरह जीभ निकाल निकाल कर पूरा पेज लिख देंगे, हाँ बजेंगे, लिखते रहेंगे, तो नहीं बोलेगा कोई भी।
समझाने के बाद बताओ तो भाई साहब कोई नहीं, फिर तो जना अपनी अपनी कहेंगे, मेरी कोई नहीं सुनेगा। लिखो जरा, प्रकाशिक यंत्र द्वारा, प्रकाशिक यंत्र द्वारा, समझ लिए बस हो गया। प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो वस्तुओं को, हाँ प्रकाशिक यंत्र द्वारा, कोई समझा नहीं रहे, लिखो चुपके से। प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो वस्तुओं को अलग अलग, दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता, देखने की क्षमता या उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता, या उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। ऐसे वक्त में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पता है ना, वजन पढ़ लिया। अब तो भाई साहब जीव निकल जाएगी, बोलेगा ना तो भी। अलग अलग करने की क्षमता उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। दुनिया में हर एक चीज, लेंस हो, चश्मा हो, कैमरा हो, आंख हो, या कोई भी मोबाइल का कैमरा, कुछ भी हो, वो सब प्रकाशिक यंत्र हैं, विभेदन क्षमता कहलाती है। इसके बाद अगला हेडिंग जो है वो है विभेदन सीमा। नहीं जी, विभेदन, विभेदन, ठीक है, विभेदन सीमा हेडिंग, विभेदन सीमा, इसमें लिखेंगे। देखो विभेदन सीमा क्या होती है, अगर ये दो वस्तुएं, हम ये दो रेखाएं अगर जो हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, टच वो भी दिखाई ना दे, अलग अलग दिखाई दें, तो उस समय इनके बीच की दूरी नापेंगे, जो भी दूरी होगी वो उसकी विभेदन सीमा कहलाएगी। दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच की वह दूरी जब उनके प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जब उनके प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं तो उनके बीच की दूरी विभेदन सीमा कहलाती है। देखेंगे ये दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच की, दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच की वह दूरी दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच की वह दूरी जब उनके प्रतिबिंब अलग अलग, जब उनके प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, जब उनके प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देते हैं, विभेदन सीमा कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। सीमा कहलाती है, नई लाइन से लिखेंगे। देखो ये विभेदन सीमा जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितनी कम विभेदन क्षमता होगी। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जितनी ज्यादा क्षमता होगी प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की, उतनी ही दूरी कम होगी, क्योंकि कम से कम दूरी को भी वो अलग कर देंगी, तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना लिखने के बाद में नई लाइन से लिखेंगे कि इस प्रकार विभेदन सीमा विभेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लिखने के बाद नीचे विभेदन क्षमता विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कुछ भी लिख दो, उल्टा भी लिख सकते हैं। जिसकी विभेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी ना, वो कम से कम दूरी को भी अलग कर देगा। इसके बाद है दूरदर्शी की विभेदन सीमा हेडिंग, दूरदर्शी की विभेदन सीमा।
दूरदर्शी, ये इतने बेवकूफ़ आदमी हैं, दूरदर्शी सिलेबस से निकाल दे इन्होंने, लेकिन दूरदर्शी की विभेदन सीमा डाल रखी है। अब बेचारे ने किसी ने दूरदर्शी ना पढ़ा होगा, उसकी विभेदन सीमा क्या बताएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी शुरू से बता रहा हूँ। हाँ, देखो दूरदर्शी क्या होता है, जो आकाशीय पिंडों को या दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। नॉर्मली आकाशीय पिंडों को ही देखने के काम आता है, चांद ये चांद तारे या कोई भी आकाशीय ग्रह वगैरह जो भी होते हैं, उन्हें देखने का काम दूरदर्शी का होता है। तो पहला दूरदर्शी किसने बनाया था? पहला दूरदर्शी किसने बनाया था दुनिया का? टोलमी। गैलीलियो ने बनाया था। ठीक है जी। तो पहला टेलीस्कोप जो था वो गैलीलियो ने बनाया था, बाकी उसके बाद तो संशोधन होता रहा। तो इसमें लिखेंगे दूरदर्शी का प्रयोग, दूरदर्शी का प्रयोग है। अब तक क्या कर रहे हैं भाई? दूरदर्शी का प्रयोग अत्यधिक दूर स्थित, अत्यधिक दूर स्थित वस्तु, अत्यधिक दूर स्थित वस्तु, जैसे वस्तु की ना वस्तुएं कर देना बहुवचन, वस्तुएं जैसे ग्रह कोमा तारे, ग्रह कोमा तारे या आकाशीय पिंड, या आकाशीय पिंड आदि को देखने के लिए, आदि को देखने के लिए किया जाता है। एक मिनट इधर देखना जरा, इधर देखो, इधर देखो। कोई सा भी हो, दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी आने वाला है। दूरदर्शी में आगे का लेंस जो होता है ना, जिधर वस्तु रखी होती है उधर का लेंस बड़ा लिया जाता है, और जिधर से हम देख रहे होते हैं ना उधर का लेंस छोटा लिया जाता है। नेत्र की ओर, इधर अगर जो आंख है तो आंख वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं, और वस्तु की ओर जो रखा होता है ना उसे अभिदृश्यक कहते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस कहलाता है, ये नेत्रिका कहलाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि दूरदर्शी में आगे का लेंस बड़ा क्यों लिया जाता है और पीछे का लेंस छोटा क्यों लिया जाता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में आगे का लेंस जो होता है वो छोटा लिया जाता है और नेत्रिका वाला लेंस जो होता है वो बड़ा लिया जाता है। दोनों में उल्टा रहता है हमेशा। दूरदर्शी में आगे का लेंस बड़ा होता है, पीछे का लेंस छोटा होता है, नाम वही रहेंगे। वस्तु इधर ही होगी तो ये अभिदृश्यक ही रहेगा, ये नेत्रिका ही रहेगा। नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है जी। तो इनके दोनों के क्वेश्चन होते हैं और दोनों के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में भी आते हैं, बाकी का जो बड़े नंबर में आएगा तो वो विभेदन क्षमता के हिसाब से आएगा। तो इसका हम डेरिवेशन लिख रहे हैं। कारण क्या होता है कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा वो अनुक्रमानुपाती होती है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के और लेंस के द्वारक के। द्वारक मतलब जो इसका व्यास होता है, ऐसे कितना बड़ा इसका मुंह है, द्वारक है। तो देखो इधर, द्वारक जितना ज्यादा बड़ा होता है, याद रखना, द्वारक जितना ज्यादा बड़ा होता है विभेदन सीमा उतनी ही कम होती है। अब क्योंकि विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं, देखो विभेदन क्षमता वो होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग कर सके। मतलब हमें अलग बहुत ज्यादा दूर स्थित अगर जो दो तारे भी हैं और वो पास पास है तो उनका हमें अलग अलग प्रतिबिंब बना के दे सके। अगर दूरदर्शी हमारा खराब है, उसकी विभेदन क्षमता कम है, तो पता चला दूर दूर तारे भी होंगे ना तो हमें एक ही तारा दिखाई दे रहा होगा, या मिक्स करके दिखाई देंगे या धुंधले धुंधले दिखाई देंगे। जितनी ज्यादा विभेदन क्षमता होगी वस्तुओं में उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात? अब विभेदन क्षमता जो होती है विभेदन सीमा की उल्टी होती है। अब इसका उल्टा देखो जरा, विभेदन क्षमता अगर जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विभेदन सीमा का फॉर्मूला है, विभेदन क्षमता का क्या हो जाएगा, अरे इसका उल्टा ये अपॉन लैम्डा। ठीक है जी। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अभिदृश्यक ले, देखो दूरदर्शी में आगे का लेंस जो होता है वो बड़ा क्यों लिया जाता है, तो हम कहेंगे प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि दूरदर्शी में विभेदन क्षमता वो द्वारक के अनुक्रमानुपाती होती है और आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी
उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन तरंग दैर्ध्य पर हमारा कोई बस नहीं है, हमें बढ़ानी है विभेदन क्षमता। कोई कहे कि यार मैं टेलीस्कोप बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या दिमाग में होगी, यार ऐसा टेलीस्कोप बनाओ जिससे कि हमें छोटी से छोटी वस्तु भी साफ दिखाई दे। तो साफ दिखाई देने का मतलब वो क्या चीज़ बढ़ाना चाहेगा, वो विभेदन क्षमता बढ़ाना चाहेगा। अब विभेदन क्षमता जो उसके पास दो चीज़ों पर निर्भर करती है, या तो वो तरंग दैर्ध्य कम कर दे, ठीक है, या द्वारक बढ़ा दे, मतलब लेंस छोटा बड़ा ले ले। तो उसके हाथ में उसका जो बस है वो किस चीज़ पर है, सूर्य के प्रकाश पर। उस पर कोई बस नहीं है, वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है हम उसे कम कैसे कर सकते हैं, वो तो जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। हमारे हाथ में क्या चीज़ है, हमारे हाथ में है द्वारक। हम लेंस छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो नियम यह है कि जितना ज़्यादा बड़े से बड़ा लेंस लेंगे विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। किसी ने सुना भी होगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो लेंस है कहाँ है, दूरबीन एशिया के अपने ही पास है, यहीं नैनीताल में ही है, जो लगभग 3 मीटर त्रिज्या का लेंस लगा हुआ है। 3 मीटर त्रिज्या का मतलब समझ लो, उसका डबल कर दो 6 मीटर। 6 मीटर ऊंचाई का लेंस लगा हुआ है। अब कोई कहे यार लेंस इतना बड़ा क्यों लगाया, भाई उससे भी और बड़ा लगाते, 3 की बजाय 6 मीटर का 10 मीटर का लगाते। तो नियम यह है जितना ज़्यादा बड़े द्वारक का लेंस होगा विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, यानी कि दूर से दूर स्थित पिंड भी उनके साफ साफ प्रतिबिंब देख लेंगे हम, आकाश वालों के। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि दूरदर्शी में आगे का लेंस या लेंस जो होता है वो बड़ा क्यों लिया जाता है, तो हम कहेंगे विभेदन क्षमता का मान अधिक करने के लिए या विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी का द्वारक जो होता है वो बड़ा लिया जाता है। समझ में आ गया क्या होता है, क्योंकि हम तरंग दैर्ध्य पर जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है या किसी तारे से प्रकाश आ रहा है हम उसे कमवर्ती नहीं कर सकते, हम इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए, और हर किसी देश में अब यही कंपटीशन चल रहा है। इससे पहले क्या था, चाइना के पास था, वो 1.5-2 मीटर वाला था। अब उसके बाद क्या हो गया, अब यहाँ इंडिया में आ गया, अब और कंपटीशन होगा, है 3 मीटर का बनाया है, अब कोई और 4 मीटर का या कोई 5 मीटर बनाएगा। अब कोई कहे यार शीशे तो कितने बड़े बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन रखना, उसे वो टूटे ना, किसी हवा के उससे वो कितना कुछ अल्लाह का टकरा ना जाए, या और बहुत सारे उसके रख रखाव होते हैं कि उसमें ज़्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं है। यही कारण होता है कि शीशे जो होते हैं वो टुकड़ों में लगाए जाते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं, हवा का इफेक्ट होता है, चटकने के चांस रहते हैं, और एक और बात है कि प्रकाश किरणें अगर वो एकत्रित करने लगा, कुछ ऐसा लेंस हुआ कि एकत्रित करने लगा तो वो खुद ही फूट जाएगा उसकी गर्मी से, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को एक जगह करके वो खुद ही गर्म हो जाएगा। एक और बात है, उस लेंस का दुष्प्रभाव ये है कि उसने प्रकाश किरणें एकत्रित करके कहीं दूसरी जगह फोकस कर दी तो पीछे वाली चीज़ जल सकती है। कई सारे कारण होते हैं। एक जगह किसी एक शहर में ऐसी बिल्डिंग बना दी थी, उसमें शीशे जो है ना समतल दर्पण की जगह वो उत्तल लग गए थे उनसे, तो प्रकाश टकरा के और जो सामने पड़ रहा था ना सामने, तो वो जितनी भी गाड़ियां वाड़ियां थी ना वहां की सारी पिलक गई थी। क्योंकि वो ऐसा होता है ना, कभी कभी तुमने लेंस छोटा वाला भी देखा होगा, अरे लोहे की गाड़ियां तय गई, तुम प्लास्टिक की बात कर रहे हो। ये तुमने देखा माचिस की तिल्ली भी जल जाती है छोटे छोटे लेंस से, कभी हम एक जगह फोकस करते हैं उसके तो सारी की सारी प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर जाकर पड़ती है ना तो माचिस की तिल्ली भी जल जाती है। अब वो बड़े वाले लेंस की बात करो तो वो यही होता है। बस ये फॉर्मूले लिखेंगे बाद में, पहले लिखेंगे इसकी हिंदी। तो लिखेंगे, मुझे लिख रहे थे ना दूरदर्शी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, नई लाइन से लिखेंगे, प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर देखो, प्रकाश पर मत लिखना, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती, ऐसे लिखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती तथा अभिदर्शक लेंस के द्वारक के अभिदर्शक लेंस के द्वारक के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये सीमा की बात कर रहे हैं, क्षमता उल्टी हो जाएगी इसकी, होती है, अर्थात
और अर्थात में ये दोनों फॉर्मूला लिख दो। बॉक्स में बना देना दोनों को। ओके, नई लाइन से लिखेंगे। जब दूर स्थित वस्तु से आने वाली हाँ, वीडियो तो रोज ही पड़ती है, टेलीस्कोप कौन सा स्पेशल है। जब दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक पर फोकस होती हैं, अभिदृश्यक पर आपतित होती हैं, फोकस मत लिखना, आने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक पर आपतित होती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब किसी एक बिंदु पर ना बनकर वस्तु का विवर्तन प्रतिरूप बनता है, ना बनकर वस्तु का विवर्तन प्रतिरूप बनता है, जिसमें मध्य भाग अत्यधिक चमकीला तथा आसपास प्रतिबिंब के वलय बनते हैं। वलय मतलब वृत्त जो होते हैं। हाँ जी, देखो ये अनंत से जब कोई प्रकाश किरण आएंगी तो नियम यह था कि ये किसी एक जगह फोकस हो जाती, लेकिन एक जगह फोकस ना होकर ना विवर्तन प्रतिरूप बनता है, और ऐसा बनता है कि केंद्र वाली वस्तु ज्यादा चमकीली बनती है, उसके आगे धीरे धीरे वस्तु धुंधली होती चली जाती है। ऐसा चित्र बनाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, देखो जरा इधर। यदि अभिदृश्यक लेंस F है, तब रेखीय विभेदन सीमा, देखो रेखीय विभेदन सीमा और रेखीय विभेदन सीमा जो है वो बराबर, अरे देख लो यार, ये होती है रेखीय विभेदन सीमा। पहले क्या था, जो विभेदन सीमा थी वो कोणीय विभेदन सीमा होती है,
तो लैम्डा अपॉन ए है, लेकिन एफ से गुणा हो जाती है तो रेखीय विभेदन सीमा बन जाती है। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और विभेदन सीमा के लिए एक नियतांक लगा देंगे और वो होता है 1.22। ये प्रयोगों के आधार पर वैल्यू आती है 1.22 लैम्डा अपॉन ए इंटू एफ। क्वेश्चन 1 नंबर में यहां से आ जाएगा कि अभिदृश्य की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए, तो ये आ जाएगा। ऊपर वाला जो है वो कोणीय विभेदन सीमा है या रेखीय विभेदन सीमा होती है, इतना उतारेंगे। इसके बाद नीचे थ्योरी लिखेंगे अब कि ये बना कैसे है। ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइनों की थ्योरी है। हाँ, चित्र बना के ये सब लिखना है। हाँ, चित्र बना के ये होता है। हिंदी लिखवा रहे हैं। अभिदर्शक लेंस लिख देना, क्या लिखा था? चलो अभिदर्शक एक ही बात है। अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ने पर, फोकस दूरी बढ़ने पर विभेदन सीमा बढ़ती है। दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूले से, विभेदन सीमा बढ़ती है और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए बोलो मत, सुंदर है, क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस का द्वारक, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा लिया जाता है ताकि वस्तु से आने वाली अधिकतम प्रकाश किरणें दूरदर्शी में प्रवेश कर सकें और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। फर्स्ट लगा लेंगे। वस्तु से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को कम या अधिक नहीं किया जा सकता। अतः विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक का द्वारक बढ़ाते हैं। हेडिंग सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। अभी कहाँ बज गए?
अरे ये लिखो ओए, उससे क्या हो रहा है? अरे ओ नीचे बैठो भी जरा, 2 लाइनें लिख के जाओ। तो जिन्हें जाने जाओ, तुम जाओ। वजह है नहीं, एकदम से भाग जाओ। देखो भाई समझ रहा, ये 2 लाइनें ऐसे भी पूरा करके जाओ जरा। देखो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा बढ़ाने के लिए, ये विभेदन सीमा 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और एक L2 अल्फा पर। अल्फा क्या होता है? ये शंकु कोण होता है। अब कोई कहे यार ये क्या वाला है शंकु कोण? तो शंकु कोण ये होता है कि जैसे ये सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी के आगे वस्तु रखी है, कोई भी सूक्ष्मदर्शी होगा, यहाँ अभिदर्शक होगा, उसके आगे नेत्रिका होगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ ये कोई सूक्ष्मदर्शी का लेंस है और इससे प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो ये जो भी कोण बनेगा ना, ये शंकु कोण कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इधर से भी बनता है, इधर से बनता है। तो अगर जो तुम ध्यान से देखोगे कैसा नजर आ रहा है, ये शंकु के आकार का नजर आ रहा है, इसलिए ये अल्फा और ये अल्फा 2 अल्फा हो जाता है। तो पूरा ये शंकु कोण लिया जाता है। वस्तु की दूरी O और यहाँ से यहाँ तक ये इसे U से दर्शा देते हैं। तो वस्तु देखो, वस्तु द्वारा लेंस पर बनने वाले कोण को शंकु कोण कहते हैं। ठीक है, 2 चीजों पर निर्भर करता है। शंकु कोण जितना ज्यादा होगा विभेदन सीमा उतनी ही कम होगी। इसका उल्टा लिख दो, अगर विभेदन क्षमता होती ना यहाँ, तो अल्फा ऊपर होता, लैम्डा नीचे होता। तो क्षमता बढ़ाने के लिए शंकु कोण जितना ज्यादा होगा वो विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, और लैम्डा का मान जितना कम होगा, क्योंकि वो नीचे आ चुका होगा क्षमता के लिए, तो लैम्डा का मान कम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तब बढ़ती है जब शंकु कोण का मान बढ़ता है। क्षमता की बात कर रहे हैं हम, उसकी पावर तब बढ़ेगी जब शंकु कोण का मान बढ़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि शंकु कोण जब वो पीछे को जाने पर बढ़ेगा या आगे को जाने पर बढ़ेगा? अगर वस्तु को इसके निकट लेके जाएं तो शंकु कोण बढ़ेगा, या वस्तु को दूर लेके जाएं तो बढ़ेगा? अल्फा का मान दूर लेके जाने पर। मैथ वाले कहाँ हैं यार? अबे डूब करना मजा आ रही है तुम्हें, कोण कैसे बढ़ेगा? और मैथ वाले छोड़ो, दिखाई ना देगा तुम्हें कि ये हमारे पास इस तरीके से कोई रेखाएं हैं, ये ऐसा रेखाएं हैं, ये बढ़ेंगी कब और ये घटेंगी कब? यार जब आगे को जाएंगे तो अल्फा का मान बढ़ेगा, क्योंकि किरणें ऐसे फैल जाएंगी, अल्फा ये किरणें ऊपर को उठ जाएंगे ऐसे करके, और अगर जो पीछे को जाएंगे तो ये तो कम हो जाएगा इसका मान। तो कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्मदर्शी के जितने निकट वस्तु रखेंगे उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी उतनी ही ज्यादा स्पष्ट वस्तु दिखाई देगी। दूरदर्शी में जितनी दूर होगी और अच्छी बात है, इसमें जितनी निकट होगी इसमें और अच्छी बात है इसकी। तो जितनी सूक्ष्मदर्शी होती है ना, जो तुम्हारे लैब में भी रखा होगा सूक्ष्मदर्शी, तो देखना उसमें बिल्कुल पास में वस्तु रखी जाती है। स्लाइड पे जो हम कोशिका वगैरह किसी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वस्तु उसके निकट रखी जाती है। ठीक है जी, तो ये वाली बात हिंदी में लिखेंगे, ये फॉर्मूले लिख देंगे, चित्र भी बना लेंगे ये वाला। पहले एक लाइन लिखो, बाद में लिखना, चित्र तो बाद में बनाना। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती तथा शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात, और देखो ये देखो होती है, अर्थात ये लिख देंगे, ये चित्र बना देंगे, और अनुक्रमानुपाती भी हटा देंगे। विभेदन सीमा 1.22 λ/2 अल्फा, जो उदाहरण है सब।